तेरा एक ही ऊपर रहता है। अभी क्यों चला गया? मेरे को वाले बुलाया नहीं। मैं वैसे ही गया। तुम रखना शुरू किया यारी की बात में। Press the bell icon on our YouTube app and never miss another video from Spotboy. आज हमारे साथ जुड़े हैं सीक्रेट्स ऑफ द बुधा रेलिक्स के मनोज वाजपेयी सर, राघव जयराज सर और शीतल भाटिया सर, सिनोली, कोहिनूर और अब बुधा रेलिक्स। पहले तो इस सारे फ्रेंचाइजी की सक्सेस के लिए कांग्रेचुलेशन। सीक्रेट फ्रेंचाइजी ने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है ओवर द इयर्स। इस सब की शुरुआत कैसे हुई, कुछ इनसाइट शेयर करना चाहेंगे? शुरुआत ऐसे हुई थी कि डिस्कवरी के साथ हम काफी देर से जुड़ना चाह रहे थे। वो टॉक्स में थे हमारे साथ कि क्या कर सकते हैं। एंड एक कहानी आई थी जहां हमें पता लगा था कि एक खेत में बेसिकली खुदाई करते समय कुछ चीज़ें मिली थी जिसमें चैरियट्स मिल गए थे। तो वो लोग ढूंढ समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है ये खोज। और हम लोगों से बात हुई और सुना हमने उसके बारे में, और हमने बोला इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए क्योंकि ये चैरियट बहुत पुराने थे और जहाँ हमको बोला जाता है कि आर्यन आए थे और चैरियट्स लेकर आए थे इस देश में, तो हमको लगा इसको अगर रिसर्च सही तरीके से करेंगे तो शायद कुछ इसमें मिल सकता है। और वही हुआ जहाँ हमने इसकी खोज करी। एंड जो उनके आर्कियोलॉजिस्ट थे मेन डॉक्टर मुंजन जी, तो उन्होंने बताया फिर कि इसकी खोज के हिसाब से ये चैरियट जो हमें बाहर से मिलते हैं उससे भी 1000 साल पुराने, मतलब 4500 साल पुराने चैरियट्स थे। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में हमें बहुत क्यूरियोसिटी लेकर आया और हमने सोचा इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाना सबसे उचित रहेगा। एंड तभी हम लोग जब सब इकट्ठे हुए एंड फिर नीरज सर, शीतल सर के साथ जब पूरा डिस्कशन हुआ रिसर्च को लेके, एंड फिर उसके बाद हम मनोज सर के पास, एंड उसी के साथ ये हमारी जर्नी शुरू हुई फिनोली के साथ। और आज हम सीक्रेट्स ऑफ कोहिनूर किया और अब हम सीक्रेट्स ऑफ बुधा रेलिक्स के साथ अब हम हैं यहाँ। और किसको कुछ शेयर करना? सब कुछ कह रही है, सब कह रही है। टॉपिक तो ऐसा शेयर होता है कि सनौली तो अपने आप आ गया था हमारे पास। आई थिंक फेट दैट गॉट अस टू डू सनौली। उसके बाद कोहिनूर राघव बहुत जोर से बनाना चाहते थे कि वो कहते थे कि हीरे के बारे में तो सबको पता है लेकिन उसकी जो जर्नी रही है वो किसी को नहीं पता। सो दैट वाज राघव्स passion project, and on Buddha Relics, Neeraj suggested that we should do this. Okay, मनोज सर, आपने इस शो के शूटिंग प्रोसेस में आप कैसे इन्वॉल्व रहते हैं? मेरी जरूरत तो सबसे बाद में होती है क्योंकि ये लोग मेरे आने से पहले इनको रिसर्च बहुत समय तक करना पड़ता है। फिर रिसर्च करने के बाद उसको स्क्रिप्टिंग का रूप देना, फिर उसके जितने भी ग्राफिक्स और एनिमेशन के पार्ट्स हैं उसको ख़त्म करना, और एक फॉर्मेट जब बना लेते हैं ये लोग तब ये इनको भी क्लैरिटी हो जाती है कि एक्टर्स कहाँ पे ये आएगा और कैसे उसको हम फिटिंग करेंगे इसमें। तब मेरे पास ये लोग स्क्रिप्ट भेजते हैं। तो एक तरीके से कहें कि पोस्ट प्रोडक्शन ये बहुत ही उल्टा पूरा चलता है। यहाँ पे पोस्ट होने के बाद ही एक्टर आता है। ये फॉर्मेट ही कुछ अलग तरीके का है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर एक्टर जो आता है वो कोई रोल करने नहीं आता है। मैं कोई एंकर का रोल नहीं कर रहा हूँ इसमें। मैं एक एंकर हूँ जिसका नाम मनोज वाजपेयी है, और वो आपको ये सारे रिसर्च और सारे जो स्क्रिप्टिंग और सारा एनिमेशन जो हुआ पड़ा है उन सबको बेसिकली मैं उसको गाइड करता हूँ, एक दिशा देता हूँ। एक एंकर जो है उसको दिशा देता है अपने नरेशन के जरिए, जो है उसके सारे भाव को, उसके नुआंसेस को, उसके डिटेलिंग को, उसके रिसर्च को, उसके मूड को दर्शकों तक पहुंचाने का काम होता है एंकर का। कितने एक्साइटिंग ढंग से करे, कितनी उसमें कितनी ड्रामा होनी चाहिए, कितने के बाद ड्रामा नहीं होनी चाहिए, कितने के बाद फैक्ट शुरू होगा और फैक्ट को किस अंदाज में कहना। तो कई सारी चीज़ों पे हम लगातार बातचीत आपस में करते रहते हैं। कई बार एग्रीमेंट होती है, कई बार डिसएग्रीमेंट होती है, राइटर भी होता है वहाँ पे। तो कुल मिला के जब आप खत्म करते हैं then you know that somewhere you have not only learned a few more tricks about acting
but also you've learned quite a lot about the history, a part of history, which was very important to be told, and which somewhere along the line educated you too. ओके, तो आप कोई ऐसा स्पेशल प्रिपरेशन करते हैं? नहीं, इसका कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं होता है। इसका प्रिपरेशन सिर्फ ये है कि जो मटेरियल इन्होंने भेजा है, और कुछ नहीं, गाड़ी में आते जाते लगातार उसको पढ़ते रहिए, जस्ट टू बी familiar with the writing. पर ये बहुत टफ चीज होती है जो सर इतना सिंपली बता रहे हैं, क्योंकि आप अगर देखिए, आप स्कूल में जो अपनी किताबें पढ़ते थे और उसको पढ़ते पढ़ते आप सो जाते थे, बेसिकली वही रिसर्च है। और उसी रिसर्च को बिल्कुल करेक्ट तरीके से, ताकि लोग उसको सुने और उसमें इंटरेस्ट लें, तो वो जो नरेशन है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उसी को आई थिंक सर बहुत ब्यूटीफुली उसको लेकर आप आते हैं ऑडियंस तक। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर से चाहूंगा कि जिन्होंने नहीं भी देखी, बिकॉज इट हैज डन रिमार्केबली वेल ऑन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म. It is one of their top shows. It is one of their top shows, and that too, docu series. It's a remarkable feat, not only for the production house, for him, and for the platform. For you also. No, for me too. I mean, but what is so what is so amazing about all of this? कि टॉप पे क्यों गया? क्योंकि लोग देख रहे हैं, और जब जो लोग देख रहे हैं उसमें फैमिलीज हैं, उसमें बच्चे हैं जिनको फैमिलीज जो है इनकरेज करती है देखने के लिए। वो बच्चे बैठ करके देखते हैं, उनको एक्साइटिंग लगता है, एंगेजिंग लगता है, and they are learning something quite interesting about few parts of the history of the land. ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अगर आप मुझसे पूछें कि डॉक्यू सीरीज को जब पहले हम डॉक्यू सीरीज का नाम सुनते थे तो हमें लगता था बहुत बोरिंग, बट डॉक्यू सीरीज इस तरह से अगर रिसर्च किया जाए, स्क्रिप्टिंग किया जाए और उसको पूरा बनाया जाए, तो मेरे ख्याल से आप न सिर्फ लोगों को इंगेज करेंगे एक स्टोरी के जरिए, बल्कि आप इनडायरेक्टली यू आर एक्चुअली टेकिंग द चिल्ड्रन ऑन अ वेरी नाइस जर्नी, which is and also getting them interested into the history without really giving them too much ज्ञान about it. शो के बनने के पीछे का प्रोसेस शेयर कर सकते हैं, जैसे कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट होता है, रिसर्च कैसे होता है, स्क्रिप्ट कैसे बनती है? बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होता है। यहाँ स्टोरी फिल्म में आई थिंक स्टोरी आपके पास बहुत पहले होती है, एंड आप उसी को अपना एक बेंचमार्क रख के देन आप बिल्ड करना शुरू करते हैं सब कुछ। Whereas डॉक्यूमेंट्री में हमारे पास एक थॉट होता है जो हमें बहुत एक्साइट करता है, एंड उसके बाद हम उसका रिसर्च शुरू करते हैं। रिसर्च करते करते थोड़ा सा एक रास्ता दिखना शुरू होता है कि कुछ इस तरफ जा सकती है कहानी। फिर एक्सपर्ट्स के साथ हमारे इंटरव्यूज होते हैं, उसमें दिखता है थोड़ी सी और कहानी किधर जा रही है, फिर भी नहीं हमें पता होता है कि कहाँ जा रही है। देन एडिट पे आके पूरी कहानी एक साथ बनती है, एंड सो प्रोसेस कम्प्लीटली रिवर्स है, बट दोनों प्रोसेसेस आई थिंक आर इक्वली चैलेंजिंग, इक्वली इंटरेस्टिंग, एंड दोनों प्रोसेसेस का मजा कम्प्लीटली अलग है। और एडिट के बाद मनोज जी का काम शुरू। That's what I'm saying. It's complete reverse. पूरा जो प्रोसेस है ये रिवर्स में ही होता है। एक्टर का काम सबसे या एंकर का काम सबसे लास्ट में आता है, when they have complete clarity कि कौन सी चीज कहाँ पे दिख रही है और एंकर कहाँ पे खड़ा होगा, उसके अराउंड जो है पूरी ग्रीन स्क्रीनिंग होती है। तो सर एक्चुअली में हमने जब आपके साथ भी रिकॉर्ड हमेशा किया है ना, फाइनल एडिट कभी भी नहीं होता है जी, बेसिक ढांचा होता है सर के। आफ्टर हिज एंटायर नरेशन जो पूरा रिकॉर्डिंग होता है, उसके बाद हम वापस री एडिट करते हैं। तो सम थिंग्स कुछ एकदम सही, कुछ लाइंस को इस तरीके से कर देते हैं, बोलते नहीं इसको ये मोशन इधर करेक्ट बैठ रहा है, तो उस टाइम ये कंप्लीटली री एडिट होता है। सो कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है ये। बहुत समय लगता है। नहीं रिसर्च से ये लोग कहानी बताएंगे, मैं तो मेरा जो शूट होता है मैं उसी की बता सकता हूँ। रिसर्च वगैरह कर मैं जानता हूँ कि बहुत सारे BTS होंगे इन लोगों के पास, बहुत सारे होंगे, एंड just going to Bihar it must be so crazy. हीट वेव था उस टाइम पे, द डे वी वर शूटिंग इन बिहार, जो हम एक हफ्ता बाद थे, हीट वेव चल रहा था। देयर वर सो मेनी कैजुअलिटीज वहां स्टेट में उस पर्टिकुलर टाइम पे, और हम वो एक छाता लेके बस पूरी टीम को बोली जा रहे थे। I pity you guys because the summer in Bihar is killing. It's killing. It's amazing. The Bihar weather is always extreme, like Delhi. Summers are quite extreme, and mostly it's an agricultural state. So
मोस्ट ऑफ द एरियाज आर क्वाइट इन ओपन, सो उसमें समर में जो सेल्सियस से कुछ ऊपर ही रहता है, उसका टेम्परेचर काफी ऊपर ही है ना, 45 हाँ 45 से ऊपर ही जाता है, एंड देन विंटर ऑल्सो at times it just hits the below mark. So that's an amazing and you लोग समर में गए थे, मेरी काफी सिंपैथी है इन लोगों के साथ। अनलाइक फिक्शन इसमें समय बहुत लगता है, मतलब ऑलमोस्ट ये बुधा रिलिक्स में हमने 2 साल लगाए हैं, तो इसमें आप 2 साल में आराम से 8 एपिसोड फिक्शनल सीरीज बना के डाल सकते हैं, बट 2 साल हमने 50 मिनट के एपिसोड पे लगाए, तो विच इज क्वाइट कमेंडेबल दैट द टीम दे बहुत मजा आया। शीतल सर, इस पूरे फ्रेंचाइजी को इतना प्यार मिल रहा है सारी जगह से, इसके मेकिंग के बारे में कुछ और शेयर करना चाहेंगे आप? इतना प्यार मिल रहा है इसलिए हमको और मेहनत करनी, और अच्छी कहानियां लेके आनी, तो इट कीप्स अस गोइंग। मनोज सर, ऐसा कोई फीडबैक है इस शो के बारे में जो आपको आपके फैमिली से मिला हो, जो आपको अभी याद हो? नहीं, फैमिलीज ने भी देखी, और मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे भाई बहन मेरा सबने देखी हुई है, उनके बच्चों ने देखी हुई है, उनके बच्चों के बच्चों ने देखी, तो ये और जो एयरपोर्ट्स पे, फ्लाइट्स में या पब्लिक प्लेस में शूटिंग करते वक्त, प्रमोशन करते वक्त जिस तरह के फीडबैक मिलते हैं, और ज़्यादातर पेरेंट्स आते हैं और बच्चे भी जो 17-18 साल के हैं, कितनी बार मुझे लगता है कि वो मेरी पिछली जो फिल्म रिलीज हुई उसके लिए कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, लेकिन कुछ एक पेरेंट्स आके थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। हमारे बच्चे जो हैं वो उसको देखते हैं सारे सीरीज को, इसके बाद आप लोग किस चीज़ पे करने वाले हो। सो जिस तरह की व्यूअरशिप इसको मिली है वो बहुत ही रिमार्केबल है, एंड द वे parents and the children have been engaged to it. It's achievement for these guys. कि डॉक्यू सीरीज की जो परंपरा है उसको एक्सेसिबल बनाना, लोगों तक इजीली लेकर जाना और उनको इजीली एक हिस्ट्री का पार्ट बताना बहुत बड़ा जॉब होता है, बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट दे हैव मेड इट एक्सेसिबल एंड इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड एंड बी इंटरेस्टेड इन। कोई ऐसे चैलेंजेस जो आप लोगों ने फेस की हो शूटिंग प्रोसेस के दौरान जो आप शेयर करना चाहेंगे? वो चीज लाइक इंटरनेशनल इंटरव्यूज काफी हम शूट करते हैं, यहीं से रिमोटली शूट करते हैं, वो चीजें आती रहती है, डिफिकल्टीज चैलेंजेस होते हैं, एंड आई थिंक फिल्म करते करते उन चैलेंजेस को हम लोग, ये चैलेंजेस थोड़े रिसर्च में बहुत चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग रिसर्च बहुत होता है, कुछ लोगों के हिसाब से ऐसा होता है, कुछ लोगों के हिसाब से अलग तरीके से होता है, तो उसमें किस बात को सामने रखना है या किस पक्ष को सामने रखना है, तो उस पे काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। कि अदरवाइज आई थिंक शूट वाइज ये वाला जो हम शूट किए थे सर के साथ, आई थिंक सबसे जल्दी ये वाला हो गया था, ये वाला सबसे जल्दी। जी कितने उसके बाद सर बोल के बोलते थे पिछला वाला भी बहुत जल्दी हुआ था, उसमें सोए ज्यादा थे, ये रात भर काम करके आए, 3-4 दिन से आप सोए नहीं थे, नॉन स्टॉप वर्क कर रहे थे, बट ये वाला हर बार मुड़ के वो मेकिंग में भी एक है, ये मंडे हो गया कि नहीं हो रहा तुम लोगों मुझे मैं जब थिएटर करता था तब मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, और वो सिविल वॉर पे था, इसके चिली के, और उसमें जब आर्मी ने पूरा टेक ओवर किया था चिली को, आई थिंक मेरे लिए वो मतलब बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था उसने मुझे, बिकॉज उसमें कैमरामैन वो शॉट डेड, तो उस डॉक्यूमेंट्री का कैमरामैन, या और उसमें आप देखते भी हो कि एक आर्मी वाला आता है, उसको बोलता भी है कि गेट आउट फ्रॉम हियर अपनी लैंग्वेज में, एंड देन ही इज स्टिल शूटिंग, एंड देन ही जस्ट टेक्स आउट हिज पिस्टल एंड शूट्स। सो ब्लैक एंड व्हाइट में था, और वो काफी मतलब जिसे कहें कि मेरे लिए हिलाने वाला था वो बहुत ज्यादा। मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखे हैं, साइकोपैथ्स, सीरियल किलर्स, इन सब पे, और कुछ एक प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, डिस्कवरी तो खैर करता ही है, लेकिन जो कुछ एक अलग जो फिक्शनल प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स, उसमें पुराने अलग अलग
घटनाओं को, अलग अलग जो क्रिमिनल्स रहे हैं उन पे जो जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा रही हैं और इतने इंटरेस्टिंग ढंग से शूट करके उसको Sports, I mean, people are open to these stories. They are open to accepting these. It's a new format of storytelling. Right. I mean, documentaries have already been there, but now docudramas are there. Right. So, and जितना exposure मिल रहा है आजकल हमारी audiences को world content, so I think they are enjoying this new form of storytelling also. Okay. और फ्रेंचाइजी में कौन सी नेक्स्ट स्टोरी होगी, कुछ सोचा है आप लोगों ने अभी? अभी चल रहा है रिसर्च, so it's too early to talk about it. ये लोग कुछ नहीं बताएंगे। ये सीक्रेट्स ऑफ फ्राइडे फिल्म अगला डॉक्यूमेंट्री से होना चाहिए, सीक्रेट्स ऑफ फ्राइडे स्टोरी टेलर्स। सबसे सीक्रेटिव ऑफिस यही है। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? I think Shidil sir would be best to. So we've Neeraj has directed a film औरों में का आदम था, वो रिलीज हो गई जून में. Special Ops 2 will be second half of this year. I can see his expression. And then we are going on floors with Khaki the Bengal chapter. That's going on floors very soon. So yeah. मतलब सर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? मेरी फिल्म आ रही है भैया जी 24 मई को। इट्स अ मेन स्ट्रीम फिल्म, एक्शन फिल्म है। I'm quite excited about it. I'm also one of the producers in this, so that makes it all the more exciting for me because this is going to be the first for Orega, जो जिस नाम से हमने शुरू किया है इसको। So इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, अभी भी लग रही है। बहुत सारे जो ऑब्स्टेकल्स हैं उसको हम धीरे धीरे अब आप मेरा दर्द समझ वो जो है लेकिन इवेंचुअली जब आप अपने गोल के पास पहुंच रहे हैं तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट का लेवल जो है और बढ़ता जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम गाना लेके आएंगे उसका सबसे पहले, देन विल कम अप विद द ट्रेलर एंड देन आप लोगों से मुलाकात वहीं पे होगी। यस डेफिनेटली। सर आप? मैं कहानी ढूंढ रहा है, कहानी ढूंढ रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज करता रहूँगा और फिल्म के साथ जल्द मिलूंगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर joining us. Thank you so much. Spot Boy.